जेल के अंदर मॉब लिंचिंग जैसे जो है वहां पर भी हालात बने हैं। क्या आपको लगता है आपके बच्चे ने बाथरूम में 2 फुट की टंकी से फांसी लगा ली होगी? अभी भी पुलिस के लिए सबसे आसान जो तरीका है इन्वेस्टिगेशन का, सबसे आसान तरीका है लैंड ऑर्डर से निपटने का, वो टॉर्चर है, 3rd डिग्री मेथड है। मेरा नाम फातिमा है, मैं अल्ताफ की माँ हूँ। थाने गए तो उन्होंने, पुलिस वालों ने भगा दिया कि बंद होना चाहते हो कि ठीक सलामत घर पे जाना चाहते हो। कोई भी खैर खबर नहीं। जबकि कहते हैं हमारे पास शाम को खबर आई, हमारी एरोली के पूर्व प्रधान हैं, पत्रकार हैं वो, उन्होंने कही फ़ोन करके कि भाभी जी के कहाँ पे हो? हमने कही घर पे, कि भैया कहाँ हैं? हमने कही भैया भी घर पे। तो कि आप ऐसा आए हॉस्पिटल आ जाओ, वहाँ पे हॉस्पिटल आ जाओ। तो हमने कही ठीक है लला, क्यों? तो उन्होंने कही बस आ जाओ। हमारे देवर का फिर फ़ोन आया कि भैया अल्ताफ को फांसी लगा दी गई है। ये जान लेने की आपने किससे पूछ ली, किससे रिश्वत ले ली? लड़का खत्म हुआ हैगा दूसरे दिन दोपहर को ही, शाम को हमारे पास खबर आई। और जब मिट्टी आई थी तो इतने ही पुलिस थी यहाँ पे, इतना आदमी नहीं था, इतनी पुलिस थी। और वो ही बात एक, जल्दी करो जल्दी करो। अरे आप कसूरवार नहीं है, फिर आपको डर कैसा? मेरे घर से देखो पुलिस वाले लेके गए थे मेरा ठीक ठाक बेटा, ठीक है, तो मैं पुलिस वालों को ये जिम्मेदार मानूंगी ना। आज मेरा लड़का कब्र में सो रहा है, खुलेआम उसके मानने वाले अपराधी घूम रहे हैं, ये कहाँ का है बताइए? पुलिस वालों ने हमको जब कहानी बताई थी तो उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि 2 फुट की टंकी से फांसी लगाइए। ये तो हमको आप मीडिया वालों ने ही बताइए कि आपको लगता है आपके बच्चे ने बाथरूम में 2 फुट की टंकी से फांसी लगा ली होगी। तो हमने कहा ये क्या है? जब हमें एक किस्म का एक बच्चा खत्म होने का शॉट लगा, एक दूसरा ये लग गया हमें। बच्चा मेरा खत्म हो गया, उनके तो दिलों में तसल्ली पड़ गई, ठंडक पड़ गई ना। ये लगता है मुझे तो आज कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आग तो मेरे सीने में फूक रही है, बच्चा तो मेरा गया है। आज बे औलाद की तो मैं हुई हूँ। किन तकलीफ़ों से मैंने पाला था, उस तकलीफ़ों की अगर थोड़ा सा भी कोई माँ एहसास करेगी तो अपना दर्द मेरे दर्द जैसा समझेगी। मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर सरकार मुझे इंसाफ दिलाए तो ठीक है, और ना दिलाए तो भी ठीक है, क्योंकि सरकार की तो चलेगी, मेरी चलेगी क्या? पुलिस क्यों टॉर्चर करती है? अभी भी पुलिस के लिए सबसे आसान जो तरीका है इन्वेस्टिगेशन का, सबसे आसान तरीका है लैंड ऑर्डर से निपटने का, सबसे आसान तरीका जो अपना एक खौफ पैदा करने का, वो टॉर्चर है, 3rd डिग्री मेथड है। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि आम तौर से सत्ता पार्टी पुलिस से खास तरह की अपेक्षा करती है। कोई भी सत्ता पार्टी आ जाए, एक मुख्यमंत्री को सबसे ज़्यादा वो दरोगा पसंद आता है जो उसके विरोधियों का हाथ पैर तोड़ दे, उसके विरोधियों के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम करे, उसके अपने समर्थक कुछ भी करके आए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे, उनके खिलाफ FIR ना लिखे। The reason why police torture is basically to extract confessions कि आपने ये जुर्म किया है। And sometimes police also torture at the behest of somebody else. You know, a rich person or an upper class person might, convince the police that you sort out this film. So sometimes torture takes place because they want to extract bribes. पुलिस कस्टडी में पकड़ करके मार देती, और उस अगर किसी बड़े अपराधी को पुलिस मार दे
तो उसका स्वागत होता है। कोई ये नहीं कहता कि भाई किस कानून के तहत तुमने मारा, तुम्हें किसने ये अधिकार दिया था। तो ये एक अपने आप में बड़ा चिंताजनक सिनेरियो है जहां हमारी जनता भी इसको समर्थन कर रही है। आप बहुत कम समाजों में पाएंगे, जो भारत में हमें दिखाई देता है, कि जेब कतरा बस स्टैंड पे जेब काटते हुए पकड़ा जाता है, भीड़ इकट्ठी होती है, उसे पीटना शुरू कर देती है। एक उसे कायदे से तो आपको पुलिस के हवाले करना चाहिए, पुलिस को प्रॉपरली उसे इन्वेस्टिगेट करके और प्रोसिक्यूट करके उसको सज़ा दिलानी चाहिए। अगर किसी सभ्य मनुष्य की तरह उसके साथ व्यवहार जब हुआ, यानी कि उसे पीटा पाटा नहीं किया, उसे समय पर खाना भी खिला दिया गया, उसे बैठने के लिए कुर्सी दे दी गई, तो फ़ौरन हम आके शिकायत करते हैं कि देखिए साहब, ये पुलिस तो उसका स्वागत कर रही है। तो ये एक हमारी कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक जो हमारा जो वैल्यू सिस्टम है उसमें भी जुड़ा हुआ है। पुलिस भी इसकी आदी हो गई है, वो उसी वैल्यू सिस्टम से आ रही है। उसे पता है कि अदालत में तो जो सज़ा होगी वो होगी, पहले कुछ सज़ा हम भी दे दें, और उसी सज़ा देने के चक्कर में या इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह का साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करने के आदी ना होने की वजह से उन्हें पता है कि ये थर्ड डिग्री ही सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे कारगर तरीका है, वो पिटाई करते हैं। या जिस आदमी की पिटाई कर रहा है आपको उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं पता, वो कोई किसी गुर्दे के, किडनी के, हार्ट के किसी उसका मरीज हो सकता है। आप किसी नाजुक अंग पे मार देंगे, वो मर जाएगा। So we have found that, I mean, that 99% of the cases of deaths in police custody are a direct consequence of torture, which usually take place within 24 hours after the person being taken into custody. They hang the people upside down. Sometimes they even put chili powder. You could see that, I mean, that they are beaten in such a manner that there is no mark in the body, and sometimes the torture has been further improved upon so that it leaves no evidence of torture, and somebody is beaten to death. You can imagine the kind of torture takes place. मेरा नाम मतीन है, मैं अतीकुर रहमान का बड़ा भाई हूँ। वो भी जेल में है। 5 अक्टूबर को वहाँ हाथरस जा रहे थे, और हाथरस जाने से 40 किलोमीटर पहले टोल प्लाजा पड़ता है माठ, वहाँ पर उन्हें रोका गया। उनसे पूछा गया क्या नाम है, तो उन्होंने बताया मेरा नाम अतीकुर रहमान है। तो नाम जैसे मुस्लिम आया, मुस्लिम नाम आने के बाद उन्हें UAPA लगाया डायरेक्ट। उसे बचपन से हार्ट की दिक्कत थी बहुत, उसका ऑल इंडिया में इलाज चल रहा था एम्स में। उन्होंने बोला सर्जरी होनी इसकी, बस सर्जरी जल्दी जल्दी कराओ। हमारा नहीं लगा टाइम जो उसे सर्जरी करा सकते। जेल में उसकी हालत ख़राब हुई। हालत ख़राब होने के बाद जेल के अस्पताल में दिखाया, वहाँ उन्होंने डॉक्टर ने बोल दिया कहना भाई इसका ज़्यादा सीरियस मामला है, इसे एम्स में रेफ़र करो। जेल प्रशासन ने ही इसके साथ में लापरवाही करी बहुत, कि यहीं सड़ के मर जाए, जो अस्पताल में मुसलमान है। मथुरा कोर्ट में भी हमने पिटीशन दायर करी कि हमें इसे इलाज मिलना चाहिए, इलाज नहीं मिल रहा। और हाई कोर्ट में भी हमने पिटीशन दाखिल करी। हाई कोर्ट से जब आदेश हुआ, जब ये पुलिस वाले लेके गए उसे वहाँ एम्स के लिए। See, one of the main reasons for death in judicial custody is the absence of access to medical care. So somebody who is suffering from certain ailments, and the hospitals or the prisoners do not have access to timely medical treatment. So the cases which we file in with the National Human Rights Commission, invariably people are dying because they have not been taken to the hospital at the appropriate point of time, or if somebody is suffering from a chronic illness, they are not being given medicine. जेल में अस्पतालों की सुविधाएं हैं, लेकिन जेल के अस्पताल बहुत इल इक्विप्ड हैं। अगर कोई आदमी बीमार पड़े तो उसका अमूमन आपको बाहर कहीं रेफ़र करना पड़ता है। बाहर रेफ़र करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर हैं, उनके लिए गाड़ी आएगी, उनके लिए गार्ड आएगी, उनको ले जाने की व्यवस्था। तो जाहिर है किसी को कोई अर्जेंसी तो होती नहीं, उसका कोई अपना रिश्तेदार या अपना कोई तो वेल विशर है नहीं, तो आराम से होता है। 2-3 दिन देर कर दीजिए, वो मर जाता है। मेरा नाम जाकिर अली त्यागी है और मैं
एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। हमारे जैसा कोई एक स्टूडेंट जब जेल में जाता है तो अगर उसको जेल में बिस्तर हासिल हो जाए तो वो मानिए कि जैसे उसने कोई किला फतह कर लिया हो। जेल का जो कार्ड होता है उस पर लिखा हुआ होता है कि ये जो बैरक है, इस बैरक में की क्षमता जो है वो इतने लोगों को अपने अंदर रख सकता है। लेकिन मैंने देखा है मुजफ्फरनगर और मेरठ जेल में कि हर बैरक में, यानी कोई बैरक है 100 लोगों का, तो उसमें प्रशासन ने लगभग 300 या 400 के करीब लोगों को उसमें रखा हुआ है। जेल के जो वॉशरूम होते हैं वो बेहद ही गंदे होते हैं और उन गंदे वॉशरूम में जाने के लिए भी जेल प्रशासन बंदियों से पैसे वसूला करता है और उन्हीं से उसकी सफाई कराई जाती है। वो सफाई भी खुद करते हैं। जब सुबह उनको 5 बजे के करीब जेल का बैरक खोलकर उनको छोड़ दिया जाएगा घूमने फिरने के लिए, तो बाहर जो उसका जो मैदान होता है बैरक का, उसमें लगभग 8-10 के करीब वॉशरूम हुआ करते हैं। किसी वॉशरूम के सामने 70 लोग जो है खड़े हुए हैं, किसी का 50 खड़े हुए हैं। जेल में लगभग 3, 4 या 5 किलो दाल लगभग 3000 बंदियों को उनका जो है उन पर पेट भरा दिया जाता है। कहने को वो दाल होती है, दाल और रोटी होती है, लेकिन वो दरअसल दाल नहीं होती है, वो दाल का पानी होता है। जेल प्रशासन की तरफ से कोई नाश्ता बंदियों को मुहैया नहीं कराया जाता है। सिर्फ या तो आपको जो है लंच होगा या फिर जो है आपको डिनर होगा, यही 2 चीज़ें मिलती है। उसमें कभी दाल तो कभी चावल, कभी रोटी। आपके खाने में जो है किसी भी दौरान कोई कीड़ा निकल सकता है। साफ सफाई का जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है और रोटियाँ जो होती हैं वो जली फूकी होती हैं, कच्ची होती हैं। सिर्फ बीच में का थोड़ा सा एक हिस्सा वहाँ से रोटी से आप जो है खाने के लिए एक निवाला निकाल सकते हैं। गिनती की 4 रोटी मिला करती हैं। यदि किसी व्यक्ति को जो है 4 रोटियों से ज़्यादा की भूख है तो उसको पैसा खर्च करके लेनी पड़ती है वो रोटियां जो है। तो मैंने देखा था कि मेरा जेल के अंदर जब मैं गया था तो उसके मुकाबले जो है 10 किलो वजन जो है मेरा घट गया था। आप भारतीय जेलों का जो हाल देख लीजिए क्या है, मतलब सारे जेल हमारे बजबजा रहे हैं भ्रष्टाचार से। वहाँ जैसे ही कोई कैदी आता है, अगर वो पैसे वाला है, उसकी सिर्फ इसलिए पिटाई की जाती है कि एक नियमित रकम जो है जेल अधिकारियों को उसके परिवार के लोग देते रहें। जुडिशियल कस्टडी यानी जेल में जो वायलेंस है वो तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ इसलिए पीटा जाता है ताकि उनसे पैसा वसूला जा सके। हमारे यहाँ तो अगर जैसे विजय माल्या को या नीरव मोदी को जब हम प्रत्यार्पण की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले ये वहाँ आर्गूमेंट दिया जाता है कि हमारी जेलें जो हैं वो इस लायक नहीं है कि वहाँ किसी को रखा जा सके। और सही है, ये कोई गलत आर्गूमेंट नहीं है। हमारी जेलें तो नरक ही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छी सुविधाएं दे करके हम जो हमारे कैदी हैं उनको हम बेहतर इंसान बनाते हैं। और हमारे यहाँ जेल में जो आता है वो एक बार एक किसी निर्दोष और निष्पाप व्यक्ति को भी वहाँ पर रख दीजिए कुछ दिन, तो अपराधी होकर निकलेगा। जेल प्रशासन की अंदर भी एक दुकान होती है जो 1 रुपये का सामान आपको 5 गुना दामों में वो मिलेगा। जेल के अंदर भी मैंने कई बार ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा मुझे कि मॉब लिंचिंग जैसे जो है वहाँ पर भी हालात बने हैं। जो बदमाश लोग होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, उनके बिस्तरों के नीचे हथियार निकल रहे हैं, किसी के यहाँ से चाकू निकल रहा है, छुरी निकल रही है, तमंचे, बंदूक, ये सब निकल रहे हैं। ये अधिकार तो किसी के पास भी नहीं होता है कि मतलब जुडिशल कस्टडी में किसी को मारपीट करे वो, लेकिन हमने तो देखा है कि जुडिशल कस्टडी में मर्डर होते हुए देखे हैं, हमने एनकाउंटर होते हुए देखे हैं। मुजफ्फरनगर की जेल में अभी 2021 में ही एक लड़के को जो है मतलब जिस दिन वो रिहा होने वाला था उस दिन उसका जेल के अंदर जो है मर्डर हो गया। आपको वहां पर 100% खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए, सुकून देने के लिए किसी ना किसी बड़े बदमाश का सहारा लेना पड़ता है, उसका हाथ अपने सर पर रखवाना पड़ता है। जेल में जो है एक नियम होता है। जब किसी नागरिक को स्टेट अपनी कस्टडी में लेता है तो उसके बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स तो सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स तब भी बने रहते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है डिग्निटी के साथ जिंदा रहने का अधिकार, वो बना रहता है। जो पैसा दे सकते हैं और बाहर देने के लिए तैयार हैं उनको सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन हमारे ज़्यादातर लोग तो गरीब जेलों में जाते हैं। ज़्यादातर दलित जाएगा, पिछड़ा जाएगा, अल्पसंख्यक जाएगा, तो वो तो इस लायक नहीं है कि वो जेल अधिकारियों को उतनी मोटी रकम देते रहें जितनी वो एक्सपेक्ट करते हैं हर महीने। तो लिहाजा उनके साथ फिर टॉर्चर होता है, उनका खाना, उनके रहने का तरीका, उनकी पिटाई। And one of the reasons why police are accountable, because if you want to actually prosecute a government officials, you need to have prior sanction from the
authorities. But if you look at the number of prosecutions, I think in the last 10, 15 years, the prosecution or punishment of any police official is zero. And the fact that custodial deaths take place is basically not only the murder of the person, it is also murder of the rule of law. It's also the murder of the justice system. And once these things continue inside the prison or inside the police station, it can continue outside the police station also. That is why this is also a threat to the common people. इस पर कोई मांग नहीं कर रहा कि साहब अपराधियों को दंड देने के लिए जो हमारी सामान्य न्यायिक प्रणाली है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसे इस लायक बनाया जाए कि अपराधी को अदालत में ले जाकर सज़ा दिलाई जा सके। कल्चरल माइंडसेट तो दोनों का एक ही प्रोसेस से बन रहा है ना, जनता का भी और राज्य का भी। दोनों इसमें यकीन कर रहे हैं कि अपराधियों से निपटने का तरीका है कि पुलिस उनके साथ थर्ड डिग्री करे, पुलिस उनको टॉर्चर करे, पुलिस उनको मारे पीटे, उनका वो एनकाउंटर कर दे। मतलब एनकाउंटर शब्द तो कहीं दूसरी जगह किसी दुनिया के सभ्य मुल्कों के डिक्शनरी में उसका कुछ भी अर्थ होगा, हमारे यहाँ तो उसका अर्थ है कि पुलिस पकड़ के मार दे। तो जब तक ऐसा नहीं हो जाएगा कि हर एनकाउंटर, हर पुलिस कस्टडी, हर ये जितने जैसे पैर में गोली मारने वाली जितनी घटनाएं हुई, हर इंडिविजुअल केस का की जब तक जांच नहीं होगी, और जांच वो पुलिस की मशीनरी नहीं कर सकती। देखिए, जांच के लिए पत्रकार लगाए जाएं, सोशल साइंटिस्ट लगाए जाएं, जज लगाए जाएं, जो एक्टिविस्ट हैं उनको लगाया जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक इसमें सुधार नहीं होगा। दिक्कत तब होती जब आपके दरवाजे पे ये चीज़ पहुंच जाती, जब आपके किसी प्रिय के साथ, आपके अपने साथ जब पुलिस का ऐसा दुर्व्यवहार होता है, तब आपको लगता है कि अरे ये तो बड़ी ज़्यादती हो रही। लेकिन दूसरे के साथ होता रहे तो आप विरोध नहीं करते। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे एक भी चुनाव ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, दिया 1952 से लेके आज तक, जिसमें पुलिस सुधार कोई बड़ा मुद्दा रहा हो। जबकि पुलिस एक संस्था के तौर पर रोज़मर्रा सबसे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी पर असर डालने वाली संस्था है।